हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूष सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट। ठीक है, ओके। वो एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट के बारे में देखने से पहले हम आगे का थोड़ा देख लेते हैं कि भाई हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के हमने डिराइव की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा टॉपिक है भाई एसी करंट कैसे जनरेट हुआ। ओके, तो भाई एसी जनरेटर में से प्रोड्यूस हुआ। एसी जनरेटर में हमने क्या देखा हुआ था, हमारे पास एक कंडक्टर की एक कोयल अवेलेबल थी, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम रोटेट करवाते थे। तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती थी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जब चेंज होती है तब इसमें से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। ओके, वो इंड्यूस ईएमएफ तो जनरेट हुई, तेना पर वो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में हमने स्टडी किया। तेना पर हमको मालूम पड़ा कि भाई दिस इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट कंटिन्यूस, मीन्स के उसकी डायरेक्शन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, उसकी डायरेक्शन एक वन टाइम पीरियड में वो चेंज होती है 2 बार। ओके, देन आफ्टर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरिएबल था। ओके, तो उसका जो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरिएबल था, उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट हो रही थी वो एक साइनोसॉइडल ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रही थी। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करेगी, एक इंड्यूस करंट जनरेट करेगी। वो इंड्यूस करंट का भी नेचर कैसा होगा, जैसा का इंड्यूस ईएमएफ का वैसा ही होगा कि भाई इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन 2 बार चेंज हुई तो करंट की भी डायरेक्शन 2 बार चेंज होगी। और इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है तो इंड्यूस करंट की भी वैल्यू चेंज होगी कंटिन्यूसली। ओके, तो इसमें से हमको फाइंड आउट हुई एसी करंट। ओके, तो एसी करंट को हमको ध्यान अपन मेजरमेंट करना था, तो मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल थी, एक कॉम्प्लेक्स मेथड थी, ध्यान पर दूसरी थी एक इफेक्टिव मेथड। हम इफेक्टिव मेथड से हम करंट की वैल्यू तो हम निकाल सकते थे, बट वो करंट की वैल्यू जो हमने निकाली, दिस करंट इज अ डीसी करंट, बट हमको निकालना था एसी करंट। तो हमने एक तरीका लगा दिया कि भाई एसी करंट से हम वर्क करवाते हैं, देना पर डीसी करंट से हम वर्क करवाते, तो दोनों की वर्क की क्वांटिटी सेम आ रही थी। तो हमने क्या मान लिया कि भाई जो हमारा एसी करंट है वही डीसी करंट है। ठीक है, ओके, और उसकी ऊपर से हमने एक आरएमएस की वैल्यू हमने निकाली, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर का क्या मीनिंग हुआ कि भाई एक करंट की एक ऐसी वैल्यू निकाली, उसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव करंट। ठीक है, ओके, तो वो इफेक्टिव करंट हमको मिली। बट देन आफ्टर एक दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि भाई एसी जनरेटर में से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी करंट नहीं मिलती, बट कौन सी करंट मिलती है, एक एसी करंट मिलती है। तो हमने एक रिलेशनशिप बना दिया, किसका रिलेशनशिप, एक इफेक्टिव करंट और एसी करंट के बीच का रिलेशनशिप। ओके, वो रिलेशनशिप में क्या मिला कि भाई इफेक्टिव करंट इज इक्वल टू आई एम अपॉन √2, ऐसा हमको एक रिलेशनशिप मिला। और ऐसा ही हमने रिलेशनशिप बना दिया पोटेंशियल का। देन आफ्टर हमने स्टडी किया कि भाई फेज डिफरेंस के बारे में। तो फेज डिफरेंस क्या होती है कि भाई हमने यहाँ पे देखा कि भाई इंड्यूस ईएमएफ कंटिन्यूसली चेंज होती थी एक साइनोसॉइडल ग्राफ से। ओके, और करंट की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो बस ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई भी एक सेम टाइम पे करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम पे हो और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है तब करंट की वैल्यू 0 पे हो। तो उसकी बीच में एक टाइम का वेरिएशन है, वो जो टाइम का वेरिएशन है उसको हमको एंगल में रिप्रेजेंट करना है, उसको हम बोलते हैं एक फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में, ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट के बारे में, ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट के बारे में। ओके, तो इस ये वाली केस में हमने क्या क्या स्टडी किया हुआ था कि भाई उसका अपोजिशन फैक्टर कौन सा है, और वो अपोजिशन फैक्टर की एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के साथ कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, वो भी हमने देखा था। ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट में हमने ये देखा हुआ था कि भाई हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट है दोनों का फेज डिफरेंस सेम था, दोनों का फेज डिफरेंस सेम था, तो इसमें कोई फेज डिफरेंस क्या मिल रहेगा, 0। ओके, और उसका अपोजिशन फैक्टर था रेजिस्टेंस, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं था। अगर आप एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी आप जो सप्लाई दे रहे हो, आपकी सर्किट को जो आप सप्लाई दे रहे हो एसी सोर्स का, उसकी फ्रीक्वेंसी या कम या ज़्यादा करने से उसका अपोजिशन फैक्टर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, और देन आपको उसका हमने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया था, वेव डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया हुआ था। ओके, देन अपन हमने देखा था इंडक्टर सर्किट के बारे में। तो इंडक्टर सर्किट में हमने देखा था कि भाई हमारी करंट पीछे रह जाती है, कितनी पीछे रह जाती है, π/2 जितनी वो पीछे रह जाती है। ठीक है, तो उसकी भी इसका फेज डिफरेंस फाइंड हुआ था π/2, करंट इज अ लैग एंड पोटेंशियल इज अ लीड। ओके, तो उसका हमने एक वेव डायग्राम भी ड्रॉ किया था, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया था, और उसका अपोजिशन फैक्टर फाइंड हुआ था इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो व्हाट इज द ओमेगा एल, इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, अगर आपने एसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दिया तो अपोजिशन फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, अपोजिशन फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। देन après हमने देखा था कैपेसिटी कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, तो कैपेसिटी कंपोनेंट्स में अपोजिशन फैक्टर था कैपेसिटी रिएक्टर्स, और वो कैपेसिटी रिएक्टर्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई थी एक्स इज इक्वल टू 1/ωc। तो ए वाली केस में क्या होती थी, अगर आपने एसी सर्किट का मीन्स के जो आपने सप्लाई किया हुआ है वो पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वर्स में आ रही है, तो क्या होगा कि भाई मैक्सिमम हमने कर दिया तो उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो अपोजिशन फैक्टर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। बट ए वाली केस में हमारी करंट लैग नहीं है, हमारी करंट लीड है, π/2 जितनी लीड है, बट पोटेंशियल लैग होता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ये तीन का कॉम्बिनेशन बना के हमने LCR सीरीज सर्किट के बारे में स्टडी किया। ओके, ये LCR सीरीज सर्किट में आपको क्या ध्यान रखना था कि हमने इम्पीडेंस का इक्वेशन निकाला था, और इम्पीडेंस का इक्वेशन में कोई बार XL - XC आती थी और कोई बार XC - XL आती थी। तो कब हमको XL - XC लेना है और कब हमको XC - XL लेना है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई इन दोनों में से कौन सी कंपोनेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर इंडक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपको लेना है XL - XC, अगर कैपेसिटी रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपको लेना है XC - XL। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपकी LCR सीरीज सर्किट पूरे के पूरा कैसा बिहेव करेगी, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसा बिहेव करेगी। अगर कैपेसिटी रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी पूरी की पूरी LCR सीरीज सर्किट का बिहेव कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर जैसा बिहेव हो जाएगा। और कैपेसिटर जैसा बिहेव होने से क्या होगा कि भाई आपकी करंट लीड होगी और पोटेंशियल लैग होगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसा बिहेव करने का मीनिंग क्या होगा कि भाई आपकी करंट पीछे रहेगी और इसके इंड्यूस EMF आपका आगे रहेगा, ठीक है। ओके, बट उसका फेज डिफरेंस π/2 नहीं होगा, थोड़ा कम रहेगा। ये भी हमने फाइंड आउट किया था, और उसकी पोटेंशियल करंट की वैल्यू भी हमने डिफाइन की थी, और इम्पीडेंस के बारे में हमने देखा हुआ था, ठीक है। देन अपन हमने स्टडी किया था उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन में आपको क्या याद रखना है कि भाई एनालिटिकल सॉल्यूशन में आपको गलती से भी फेजर डायग्राम का यूज़ नहीं करना है। ओनली फॉर मैथमेटिकल स्टेप का डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन करने वाले ही आपको स्टेप को यूज़ करनी है, और पूरे का पूरा आपको डिफाइन करके एक लास्ट में आपकी करंट की वैल्यू डिफाइन करनी होती है, ठीक है। बट इसमें आपको गलती से भी फेजर डायग्राम का यूज़ करना नहीं है। ओके, देन आफ्टर आपने देखा हुआ था रेजोनेंस सर्किट के बारे में। तो रेजोनेंस कब क्रिएट होती है, ओके, आपके पास एक LCR सीरीज सर्किट भी अवेलेबल है, और आप सप्लाई भी किसको करते हो, AC सोर्स को। अगर भाई AC सोर्स है तो उसके पास भी एक फ्रीक्वेंसी रहेगी, और LC ऑक्सीलेशन में भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, मीन्स के आपका डिवाइस पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम होगी तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने से यहाँ पे रेजोनेंस सर्किट जनरेट होगी। मीन्स के रेजोनेंस सर्किट का मीन्स के फिनोमिना क्या हुआ कि भाई अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, जो डिवाइस में से जनरेट हुई वो वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तब यहाँ पे रेजोनेंस सर्किट प्रोड्यूस होती है। मीन्स के XL = XC होने से XL = XC होने से करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और उसको बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। तो इसमें हम ओमेगा को सब्जेक्टिव बनाएंगे, तो ओमेगा = फाइंड आउट होगा 1/√LC। इट इज़ नोन एज अ नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसके हिसाब से आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देन अपन हमने फाइंड आउट किया था क्वालिटी फैक्टर के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी फैक्टर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूनिंग सर्किट। तो ट्यूनिंग सर्किट का क्या मीनिंग होता है कि भाई ट्यूनिंग कब होती है, जब रेजोनेंस सर्किट प्रोड्यूस होती है तब। तो किसकी ट्यूनिंग बेस्ड कहेंगे कि भाई हमने एक चैनल को सिलेक्ट किया हुआ है, वो वाली चैनल में हमको दूसरी चैनल का आवाज़ ना सुनाई दे तो उसकी ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो सबसे ज़्यादा ट्यूनिंग के लिए कौन सा फैक्टर डिपेंडेंट है कि भाई हमारे पास एक बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास रिसीविंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बट इसमें से हमको सिलेक्ट करना कोई भी वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वन फ्रीक्वेंसी वाला हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई और बैंडविड्थ कम हो गई। तो बैंडविड्थ कम होने से क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज हमने उसका ग्राफ के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। तो वो वाला ग्राफ में शार्पनेस मैक्सिमम हो जाती है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तब।
ओके, ध्यान आफ्टर हमने ये भी स्टडी किया हुआ था कि भाई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो ज़्यादा होती है, किस फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई बैंडविड्थ की कोई एक दूसरी फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है उसके बारे में। तो वहाँ पे करंट की वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तब भी करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम है तब भी करंट की वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है। ओके, और देन अपन हमने क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन भी निकाला था, Q इज इक्वल टू 1/R इंटू रूट L/C। ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था पावर के बारे में। ओके, तो पावर का फॉर्मूला हमने तीन के लिए हमने निकाला था, बट बेसिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई। व्हाट इज अ cos फाई? cos फाई इज अ पावर फैक्टर, ठीक है। जिसका भी cos फाई मैक्सिमम है, जिसका भी cos फाई मैक्सिमम है वो अच्छी वाली डिवाइस कहलाएगी, ठीक है। बिकॉज cos फाई की वैल्यू क्या होती है कि भाई cos फाई की वैल्यू अगर कम रहेगी तो पावर का लॉस मैक्सिमम होगा, ठीक है। ओके, तो हमारे मिस के ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट में ही पावर की फॉर्मूला मिस हम डिफाइन कर सकते हैं, बट ओनली फॉर इंडक्टिव डिवाइस में क्या होती है कि भाई फेज डिफरेंस π/2 हो जाती है, तो cos π/2 की वैल्यू हो जाती है 0, तो पावर आएगी 0। ओनली फॉर इंडक्टिव सर्किट में भी पावर 0 आएगी, ओनली फॉर कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर 0 आएगी, बट करंट मिस ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट में हमको पावर मिलेगी, वो पावर हमको मिलेगी VRMS इंटू IRMS जितनी, ठीक है। ओके, ऐसी सभी सारे हमने फिनोमिना स्टडी किए थे। देन पर अभी आपको स्टडी करना है कि भाई LC ऑक्सीलेशन सर्किट के बारे में। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हमने एक रेजोनेंस सर्किट के बारे में स्टडी किया हुआ था। वो रेजोनेंस सर्किट में हमने ये देखा हुआ था कि भाई वी आर रिसीविंग दी मेनी फ्रीक्वेंसी बट वी आर दी सिलेक्टिंग वन पर्टिकुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ए वाली फ्रीक्वेंसी, ए वाली सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं? एक सिलेक्टेड सर्किट हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, बट हमको अभी हमको ऐसी सर्किट के बारे में स्टडी करना कि भाई जो फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर सके, जो एक वेव ऑक्सीलेशन को क्रिएट कर सके। ओके, तो ऑक्सीलेशन का मीनिंग क्या होता है? मैं आपको बेसिक एक फंडामेंटल के बारे में आपको समझाता हूँ कि भाई ऑक्सीलेशन का मीनिंग क्या होता है। हमारे पास एक सिंपल सा एक कंडक्टर अवेलेबल है, वो कंडक्टर को मैंने एसी ऑक्सीलेशन के एसी सर्किट के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, मीन्स के एसी सोर्स के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर भी लगा दिया। ओके, तो जैसे ही मैंने स्विच को प्रेस किया और वोल्ट मीटर का मैं रीडिंग मेजरमेंट करता हूँ, तो वोल्ट मीटर मुझे एक बार बताती है कि पॉजिटिव की डायरेक्शन में, देन आप बताती है नेगेटिव की डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो कंटिन्यूसली वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मीन्स के उसका इंडिकेटर जाती है, तो हमको उसका इंडिकेटर को एक स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान आप हमने स्टडी किया कि भाई वो उसकी वो जो ऑक्सीलेशन कर रही है, इंडक्टर क्या कर रही है? ऑक्सीलेशन कर रही है। उसका ऑक्सीलेशन कोई वाली सर्किट में भाई 1 लाख भी होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो 1 लाख टाइम भी हो सकती है, या 10 लाख भी हो सकती है, या 10⁻⁷ ऑर्डर भी हो सकती है, 10⁻10 ऑर्डर भी हो सकती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये आपके पास जो कंडक्टर अवेलेबल है, वो कंडक्टर में ए वाली पॉइंट में इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स आती है, तो ए वाली पॉइंट को बना देती है पॉजिटिव पोटेंशियल, जहाँ पर ए वाली टाइप पे इलेक्ट्रॉन आती है तो उसको बना देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। तो वो एक बार बनाती है पॉजिटिव, जहाँ पर वो बना देती है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और कंटिन्यूसली ऐसा इसके पोटेंशियल हमारा चेंज होता है। तो कंटिन्यूसली पोटेंशियल चेंज होने से वोल्ट मीटर पे आपकी कंटिन्यूसली क्या बताती है? ऑक्सीलेशन। तो जो ऐसा फंडामेंटल जो कोई क्रिएट कर सकती है, ए वाली सर्किट को हम क्या नाम दे दिया? LC ऑक्सीलेशन सर्किट। कि भाई इसमें हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूसली क्या करता है? ऑक्सीलेशन करता है, ठीक है। वो कंटिन्यूसली अप डाउन मिसके मोशन करता है। ऐसा हमने कंडक्टर रखा है, तो अगर हमने ऐसा रखा तो वो कंटिन्यूसली मिसके क्या करती है? ऐसे वो मूवमेंट करती है, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट होने से क्या होगा कि भाई एक बार इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, देन आफ्टर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसकी स्पीड सभी सर्किट में डिफरेंट होती है, ठीक है। 10⁻⁷ भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, जैसे हम उसको काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए वाली सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं? LC ऑक्सीलेशन सर्किट बोल सकते हैं। ओके, तो ये LC ऑक्सीलेशन सर्किट के बारे में अभी आपको देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे अवर टॉपिक इज LC ऑक्सीलेशन सर्किट। ओके, इस सर्किट को समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक फंडामेंटल में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रखी है। ये शेप एक वाटर ट्यूब की है। यहाँ से वाटर ट्यूब स्टार्ट होती है और ऐसे यहाँ पे एक स्पाइरल शेप बनाती है। देन आपने यहाँ से मैंने एक बकेट भी रखा हुआ है।
स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं यहाँ से वाटर का फ्लो करवाता हूँ, पर ए वाली टाइम पे यहाँ पे वाटर नहीं आती है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बीच में मैंने स्पाइरल शेप रखी है, पूरे की पूरी ट्यूब वाटर से फिलअप नहीं होएगी, तब तक जितना देर लगेगी वो देर तक यहाँ पे वाटर नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि भाई मैंने वाटर को तो फ्लो तो करवा दिया, बट ये स्पाइरल ने क्या कर दिया, वाटर को स्टोरेज कर लिया, वाटर को स्टोरेज कर लिया। देन आफ्टर वो वाटर को आगे जाने देगा, चला या। देन आफ्टर यहाँ पे वाटर का मीन्स के ये जो बकेट है वो बकेट मीन्स के फिलअप हो गया, वाटर से फिलअप हो गया। और यहाँ से किसी ने बूम पड़ा कि भाई वाटर का फ्लो बंद कर दो, तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तब वो अभी भी बूम पड़ता है कि भाई बंद कर दो। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बंद कर दिया, तब भी यहाँ पे वाटर आ रही थी। क्यों वाटर आ रही थी? क्योंकि कहाँ से वाटर आ रही थी, पहले यहाँ पे हमने स्टॉक कर लिया था, ये स्पाइरल ने स्टॉक कर लिया था। देन आफ्टर उसके पास अभी भी स्टॉक अवेलेबल था, तो जितने पास उसका स्टॉक अवेलेबल है इतना वाटर यहाँ पे आएगा। आपने बंद कर दिया तो भी यहाँ पे वाटर आएगा, चला या। तो ये वाली कॉन्सेप्ट से मैं आपको एनर्जी के बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे एनर्जी जीरो थी, जैसे मैंने एनर्जी का फ्लो करवा दिया तब भी यहाँ पे एनर्जी जीरो थी, क्योंकि ये डिवाइस ने क्या कर लिया, एनर्जी को स्टोरेज कर लिया, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ से एनर्जी आने की बंद हो गई। देन आफ्टर अभी भी यहाँ पे एनर्जी आ रही थी, क्योंकि उसके पास स्टॉक अवेलेबल था। जैसे कि मैं आपको वाटर, यहाँ पे वाटर का एक फ्लो हो रहा था, उसको हम बोलते हैं एक वाटर करंट। जैसे मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज का मैं फ्लो करवाऊंगा, तो ये वाली जो कोयल है वो कोयल क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को मीन्स के कंज्यूम कर लेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोरेज कर लेगा। देन आफ्टर वो इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे जाने देगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कैरी कर लेती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी कर लेती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने तो भेजा, बट यहाँ पे चार्ज नहीं आया। क्यों चार्ज नहीं आया? क्योंकि एक कोयल ने क्या कर लिया, उसको स्टोरेज कर लिया। तो एक कोयल ने कौन सी एनर्जी को स्टोरेज कर लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये वाली कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको समझना है, चला या। मैंने आपको वाटर करंट से समझाया, बट यहाँ से इलेक्ट्रिक मीन्स के इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स आती है, और ये पूरे की पूरी जो कोयल है वो कोयल क्या कर लेती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोरेज कर लेती है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे नहीं जाने देती। देन आफ्टर वो आगे जाएगी। देन आफ्टर यहाँ से आपने स्टोर देना बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज को सप्लाई कर देना बंद कर दिया। देन आफ्टर ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से जो आपने स्टोरेज किया हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना था, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट के बारे में। कि भाई हमारे पास एक सिंपल सा एक इंडक्टर है। इंडक्टर का मीनिंग क्या होता है कि सिंपल सी एक स्प्रिंग, ओके। और उसको हमने एक स्टार्टिंग केस में एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड कर दिया, कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड कर दिया। कि पहले एक कैपेसिटर को भी हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम एसी सोर्स सप्लाई करेंगे या डीसी सोर्स सप्लाई करेंगे। ये आपने एसी वाली सेपरेट में आपने स्टडी किया हुआ है कि भाई अगर हम कैपेसिटर को एसी सोर्स सप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक डीसी बैटरी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डीसी सोर्स सप्लाई कर दिया। दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। और यहाँ पे हमने एक स्विच भी लगा दिया। जैसे मैं यहाँ पे स्विच को टैप करता हूँ तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल में से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा और यहाँ पे चार्ज कैरी कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज मीन्स के कैरी हो गया, यहाँ पे चार्ज स्टोरेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हो गया। देखिए मैंने यहाँ से इसे मैं कनेक्ट भी कर देता हूँ। तो देखिए कि भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ये इंडक्टर क्या करता है, उसका अपोज करता है। ये इंडक्टर क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, इसलिए वो पहले चार्ज कहाँ पे जाती है, यहाँ पे स्टोरेज हो जाती है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे स्टोरेज हो जाती है। तो एक पूरे का पूरा कैपेसिटर चार्ज हो गया। आपको एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में एक कैपेसिटर चार्ज हो जाती है, वहाँ से आपको देखना है। ये बैटरी वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखना है। मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया क्योंकि आपको मालूम पड़े कि भाई वो पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं था, तो ऐसे बैटरी लगा के देना पर हमने चार्ज किया हुआ है, ठीक है। बट आपको यहाँ से देखना है कि भाई जब बैटरी मीन्स का आपका कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस में आपको मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये वाली फिगर को आपको ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन करनी है, बट उस पर ड्रॉ नहीं करनी है। ओके, तो दूसरी फिगर देखिए। यहाँ से आपकी एक थियरी स्टार्ट होती है, आपको पूरे के पूरा अटेंशन से आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इंडक्टर लगाया और एक कैपेसिटर लगा दिया। ओके, कैपेसिटर क्या था भाई, फुल्ली चार्ज था, ठीक है।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थी, उसको हम बोलते हैं इंडक्टर और उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या प्रोड्यूस कर लेती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैरी करती है। तो कैपेसिटर के पास चार्ज अवेलेबल है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई कैपेसिटर के पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है, कि पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो मैक्सिमम यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज ये कहाँ पे जाना की ट्राई करेगी, नेगेटिव की टूवर्ड्स जाने की ट्राई करेगी, बट यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि रास्ते में तो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर का क्या होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल होती है, इसलिए वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ख्याल आया? ओके, तो आपकी इसके ये जो चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होगा आई जितना, बट देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे आती है और इसमें रिवोल्यूशन करती है, तब उसकी अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये वाली कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगी कि भाई ए वाली करंट का अपोज करेगी, ए वाली करंट का अपोज करेगी। तो हमने पहली वाले इंस्टेंस में देखा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना था, I = 0 था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना था, I = 0। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा, क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा। कितना मैक्सिमम होगा, I से लेके I मैक्सिमम तक जाएगा। ख्याल आया? तो ए वाली केस में आपने क्या देखा कि भाई स्टार्टिंग में उसके पास, कैपेसिटर के पास एनर्जी है, बट इंडक्टर के पास कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे E मैक्सिमम है, बट B = 0 है, B = 0 है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, और यहाँ पे E इज मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मैक्सिमम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम है, बट मैग्नेटिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी एम्प्टी है। ख्याल है? उसके पास कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है। ये वाली हमारी हुई फर्स्ट केस। देन अपने दूसरे केस में क्या आपको स्टडी करना है, देखिए कि यहाँ से पर इलेक्ट्रिक करंट आएगी तो वो पहले इंडक्टर क्या करेगा, उसका पूरे का पूरा अपोज करेगा। पर हमने यहाँ से तो सोर्स तो देना ही स्टार्ट ही रखा हुआ है, उसका पावर मैक्सिमम होती है, तो इसके उसका जो अपोजिशन वाला जो कंपोनेंट है वो डिक्रीज होकर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा। चला या? तो दूसरे वाले केस में देखिए, पर दूसरे वाला केस में क्या होती है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। तो यहाँ से सभी चार्ज का फ्लो हो गया और ऐसे इलेक्ट्रिक करंट बना दिया, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, एक सोलेनोइड जैसा हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और यहाँ पे सभी चार्ज क्या हो गए, सभी चार्ज यहाँ पे डिस्चार्ज हो गए, और उसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I जितना बना दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पहले कितना था, फर्स्ट वाली इंस्टेंस में I = 0 था, बट यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक करंट देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में है, इसलिए मैं उसको मैं मान लेता हूँ भाई -I- मैक्सिमम को इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 0, बट मैग्नेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम है। ठीक है, इज मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे आपके इसका पोटेंशियल मैग्नेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो गई। क्यों 0 हो गए आपको मालूम पड़ा, ये वाला फर्स्ट स्टेप में आप देखिए कि भाई यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, बट वो इंडक्टर क्या करती है, पहले वाली इंस्टेंस में उसका पूरे का पूरा अपोज करेगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास आउट होगा, अगर पास आउट होगा तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऐसे आएगा। तो यहाँ पे पहले कितना था, 0 था, देन पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है माइनस मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, देन आपने यहाँ पे चार्ज नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बनना बंद हो गया। ओके, देन आपने ऐसा हो गया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो जाती है वापस 0, तो वापस 0 हो जाती है तो ये वापस उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। वो चेंजेस का अपोज करता है, वो तो आपको मालूम है, हमने 6 सितंबर में स्टडी कर लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, जो अपोज, वो किसका अपोज करता है, जो चेंज होता है उसका अपोज करता है।
यहाँ पे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक करंट नहीं था तो वो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ गया है तो अभी ये इलेक्ट्रिक करंट जीरो बनना स्टार्ट हो गया तो वो वापस उसका अपोज करके उसको सपोर्ट करेगा और उसको सपोर्ट करेगा और वापस यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये वाली सेकंड केस। और अब थर्ड केस के बारे में देखिए। यहाँ पे है इंडक्टर और यहाँ पे है कैपेसिटर। देखिए उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम थी, बट वो मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे उसकी करंट हो गई जीरो। यहाँ पे उसकी करंट हो गई जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे प्लेट में चार्ज आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे वापस क्या हो गया है? देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, पर उसकी डायरेक्शन कैसी है? पहले वाली केस में देखिए उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, बट ये वाली केस में अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया, इज इक्वल टू माइनस ई मैक्सिमम। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ख्याल आया? ये वाली केस में ये इलेक्ट्रिक करंट अभी भी कैसे आती है? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है। ख्याल आया? तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक करंट ऐसे गया, इंडक्टर ने अपोज किया, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा। पहली वाली केस में तो वो अपोज करती है, ठीक है, पहले इंस्टेंस में वो अपोज करेगी, देन पर वो यहाँ से हमने पावर को देने का स्टार्ट ही रखा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गई तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई जीरो, बट ये हो गया डिस्चार्ज, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई उसकी जीरो। और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आई, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए मैंने उसको मान लिया माइनस मैक्सिमम, और वापस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो गई जीरो। ओके, देन यहाँ पर क्या होगा? देन यहाँ पर नेक्स्ट वाला स्टेप देखिए, ये हमारा था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप। देन यहाँ पर फोर्थ स्टेप देखिए। भाई फोर्थ स्टेप में क्या होगी? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाने की ट्राई करेगी? वापस वो नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड जाने की ट्राई करेगी। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये वापस उसका अपोज करेगा। बट पहले वाली इंस्टेंस में वो जीरो है करंट, पर ध्यान आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ए वाली डायरेक्शन में, ठीक है, बट उसकी ए वाली केस की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। देखिए कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है ए वाली डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हम 4 वाला स्टेप में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने इंडक्टर को ड्रॉ किया और उसके साथ कैपेसिटर को लगा दिया। अब एक कैपेसिटर क्या हो गया? फुली डिस्चार्ज हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि भाई मैक्सिमम है, बट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ख्याल आया? ए वाली केस में। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मैक्सिमम, मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मिलती है हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, बट ये आएगी पॉजिटिव साइड में। और वापस क्या होगा कि भाई वापस यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो जाती है तो वापस वो क्या करेगा? उसका सपोर्ट करेगा, वो डिक्रीज नहीं होने देगा। ठीक है, तो पूरे के पूरा 4 स्टेप के बारे में आप स्टडी कीजिए। देखिए फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ कि भाई कैपेसिटर फुली चार्ज था, कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ जाती है, बट वो जाएगी, बट इंडक्टर क्या करेगी? उसका अपोज करेगी। इंडक्टर उसका अपोज करती है, तो क्या होगा कि भाई फर्स्ट वाले इंस्टेंस में उसकी करंट होती है जीरो। स्टार्टिंग की केस में यहाँ पे कैपेसिटर के पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी मैक्सिमम, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रही थी, सो दैट बी इज इक्वल टू जीरो। देन आपने दूसरी वाली स्टेप में क्या हुआ कि भाई ये स्टार्टिंग में तो उसने अपोज कर दिया, पर वो कंटिन्यूसली अपोज नहीं करता रहेगा। देन आपने थोड़े टाइम के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उसकी अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई मैक्सिमम, बट ये कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। दिस इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट इज साइन इज अ नेगेटिव।
सो दैट आई इज इक्वल टू माइनस आई मैक्सिमम। ये वाली केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ मैक्सिमम बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ एम्प्टी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से चार्ज आना बंद हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है बट ये क्या करेगा, उसका सपोर्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट जीरो होना चाहती है, जीरो हो जाती है, तो उसका सपोर्ट करके इलेक्ट्रिक करंट को बनाएगी और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाले केस में देखिए यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो गई, तो अपोजिट साइन, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू जीरो और ए वाली इंस्टेंस में कोई भी करंट अवेलेबल नहीं है। देना पर वापिस क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट वापिस जनरेट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव की टूवर्ड्स, बट ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसी जाती थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसी जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे चेंज होगी और ये स्टार्टिंग में क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, बट देन आफ्टर जैसे इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स का कंटिन्यूसली फ्लो होता है तो इसमें से पास आउट होके वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है B इज इक्वल टू माइनस बी मैक्सिमम और यहाँ पे E इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो वापस क्या हो गया एम्प्टी। और लास्ट वाला स्टेप में क्या होगा, देखिए लास्ट वाला स्टेप में यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रही है तो ये वापस बन जाती है पॉजिटिव प्लेट और ये बन जाती है नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पे हो गई E इज इक्वल टू मैक्सिमम और यहाँ पे B इज इक्वल टू जीरो। तो ए वाला केस देखिए, ए वाला केस देखिए, दोनों केस सेम हो गया। तो हमारी फर्स्ट साइकिल इज कंप्लीट। चला है आपको, ओके। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करती है। वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, U इज इक्वल टू 1/CV²। और यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो कितनी होती है, U इज इक्वल टू 1/LI²। चला है। और ए वाले केस में कितनी होती है, U इज इक्वल टू 1/CV², U इज इक्वल टू 1/LI²। ऐसे हम उसकी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चला ये पूरी की पूरी साइकिल आपको, ओके। तो आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मीन्स के चेंज होती है। पहले थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन आपको हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट आपको फंडामेंटल क्या स्टडी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंस में कैपेसिटर हैव द एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपकी थी वो कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक एनर्जी में। Then after this magnetic energy is continuously convert into the electrical energy। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी हो गई जीरो, जिसकी जितनी भी मैग्नेटिक एनर्जी थी वो टोटल हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, और वापस ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देती है मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी वापस कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ख्याल आया आपको। तो ऐसे कंटिन्यूसली ये एनर्जी क्या करती है, यहाँ पे ऑक्सीलेशन करती है। अगर एनर्जी क्यों ऑक्सीलेशन करती है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेशन करता है। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से ऐसे जाता था पहले, देन आफ्टर ए वाली केस में कैसे जाएगा, ए वाली केस में यहाँ से ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करता है, ऑक्सीलेशन करता है। इसलिए ए वाली सर्किट को हम क्या नाम दे देते हैं, LC ऑक्सीलेशन सर्किट हम नाम दे देते हैं। ख्याल आया, ओके। अब ये हम डिफरेंट पैरामीटर का हम इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं करंट का, किसके रेफरेंस में, टाइम की रेफरेंस में। तो पहले करंट कितनी थी, जीरो थी, देन आपको करंट कितनी हो गई, माइनस। तो देखिए करंट पहले थी जीरो, देन आपको माइनस, देन आपको वापस कितनी हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पे वापस जीरो पे आ गई, देन आपको हो जाती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे हो गए मैक्सिमम, और देन आफ्टर हो जाती है जीरो, तो यहाँ पे हो जाती है जीरो। तो एक हो गई कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। देन आप दूसरा फंडा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देखते हैं, ओके। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी मैक्सिमम, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देन आप हो जाती है जीरो। देखिए मैक्सिमम जीरो, देन आप हो जाती है माइनस में मैक्सिमम, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, देन आप वापस जीरो, देन आप वापस मैक्सिमम। तो ये हो गए कंप्लीट वन साइकिल। देन आप मैग्नेटिक फील्ड का हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में कितनी थी, जीरो थी, देन आप थी मैक्सिमम, ठीक है, देन आप थी मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी, ये है मैक्सिमम, देन आफ्टर जीरो, देन आफ्टर क्या होगा, देखिए यहाँ से हमको देखना है ना, B इज जीरो, B इज मैक्सिमम, B इज जीरो, देन आफ्टर B इज नेगेटिव, B इज नेगेटिव, देन आफ्टर वापस जीरो। तो ये हो गई कंप्लीट वन साइकिल। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ। एक करंट का है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का है। देन अपन को डिफाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, देन आप है मैक्सिमम,
देन अपने यहाँ पे कितनी हो गई 0, देन अपने यहाँ पे मैक्सिमम। देखिए मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव में नहीं होती है, क्यों नेगेटिव में नहीं होती है? क्योंकि उसका इक्वेशन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखिए 1/cv², और यहाँ पे देखिए 1/li² होती है। 1/li² का मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर होगा तो एक बार नेगेटिव होगी तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होगा तो वो भी पॉजिटिव होगी तो भी वो क्या हो जाएगी, मीन्स के नेगेटिव होगी तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी ना। आपने ऐसा इक्वेशन देखा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन के बारे में हमने स्टडी किया, 1/2 E का स्क्वायर। तो वैसा ही इक्वेशन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, ये मैग्नेटिक एनर्जी का है, तो इसमें आएगा 1/2 म्यू नॉट और b²। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों का स्क्वायर होती है, अगर ये नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके। तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में उसके पास एनर्जी थी 0, देन आपको थी मैक्सिमम, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक साइकिल तक। ओके, तो 0 मैक्सिमम, वापिस 0 मैक्सिमम और 0, ऐसी उसकी साइकिल मिलेगी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी पहले थी मैक्सिमम, देन आफ्टर थी 0। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम 0, देन आफ्टर मैक्सिमम, देन आफ्टर वापिस 0, देन आफ्टर मैक्सिमम, ऐसे उसका ग्राफ मिलेगा। एक ग्राफ के बारे में आपने देखा, आपको स्टडी कीजिए। देखिए ये 1 कंप्लीट साइकिल में कितने बार ऑक्सीलेशन करती है, 1 टाइम्स। ये भी कितने टाइम्स ऑक्सीलेशन करती है, 1 टाइम्स। ये भी कितने बार ऑक्सीलेशन करती है, 1 टाइम्स। पर ये देखिए एक बार 0 थी, देन पर वापस मैक्सिमम 0, वापस मैक्सिमम हो गई, तो एक यानी कितनी बार मिस के साइकिल को कंप्लीट कर दिया, 2 बार। तो उसका ऑक्सीलेशन कितना हुआ, 2 ऑक्सीलेशन हुआ। क्या आया, तो एनर्जी का ऑक्सीलेशन 2 टाइम्स होती है। करंट की रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिस्पेक्ट में आप देखिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए, दोनों का 2 बार मैक्सिमम हो जाती है। तो ये मीन्स के एक पूरी 1 साइकिल में वो 2 बार ऑक्सीलेशन कर लेती है, वो पूरी 1 साइकिल में एक ही बार ऑक्सीलेशन करती है, ये भी एक ही बार ऑक्सीलेशन करती है। ओके, तो उसकी हमको क्या फाइंड आउट करनी है कि भाई नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हमको काउंट करना है, ये वाली सर्किट का नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन काउंट करना है। किसका नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स का आप मान लिए, का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड आउट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन का मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि भाई ω0 = होती है √LC, उसके बारे में आप जानते हो। ओके, तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो मीन्स के किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, एल और सी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। हमने जो आगे यहाँ पे सर्किट ड्रॉ की, एल और सी, यहाँ पे एल की कोई वैल्यू होती है और सी की वैल्यू होती है, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वो वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको नहीं चाहिए, बट ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एफ = हम लगा देते हैं यहाँ पे 2π√LC हो जाएगा, तो ये हमको मिलती है फ्रीक्वेंसी। और इसके कारण हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है टाइम पीरियड, तो 2π√LC से हम उसका टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स के फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये हुआ नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो हमको मिलती है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, एल और सी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ख्याल आया, ओके। यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूसली जितना चार्ज यहाँ पे कैपेसिटर के पास था वो इतना चार्ज वापस कैपेसिटर के पास आ जाती है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये जो इंडक्टर है वो इंडक्टर चार्ज को कंज्यूम नहीं कर लेता है, जितना चार्ज यहाँ पे था इतना चार्ज यहाँ पे वापस मिल जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कंटिन्यूसली चलती रहेगी, मीन्स के क्या कंटिन्यूसली चलती रहेगी। पहले उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, देन आफ्टर दिस मैग्नेटिक एनर्जी वापस कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कंटिन्यूसली क्या मीन्स के कन्वर्ट होते ही रहेगा, बट हमने मीन्स के होते ही रहना चाहिए, बट हमने देखा कि भाई वो कंटिन्यूसली रोटेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज को कोई कंज्यूम नहीं कर लेता है, यहाँ पे जितना कैपेसिटर के पास चार्ज था इतना वापस यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी चार्ज का कंज्यूम नहीं कर लेता। ठीक है, तो भी उसके बारे में स्टडी किया तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती थी। क्यों डिक्रीज होके जाएगी, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है कि भाई करंट और पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, उसका हमने ग्राफ देखा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड उसका कंटिन्यूसली डिक्रीज होके गया और ऐसा उसका ग्राफ फाइंड आउट हुआ। देखिए उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होके गया ऐसे।
उसका एम्पलीट्यूड इतना था, देन आफ्टर इतना हो गया, देन आफ्टर इतना, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके होके ऐसे हो गया। तो ए वाला ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं? ए वाला ऑक्सीलेशन को हम बोलते हैं डैम्प ऑक्सीलेशन। डैम्प ऑक्सीलेशन, ठीक है। ऑक्सीलेशन टू टाइप का होता है, डैम्प ऑक्सीलेशन, देन आफ्टर अनडैम्प ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अगर उसका ग्राफ कैसा मिलना चाहिए? अगर एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है तो इतना उसका ग्राफ मिलना चाहिए। तो कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है? कि भाई इतनी एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट होती है, लॉस्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्यों लॉस्ट होती है? देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, उसका मीनिंग क्या होना कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। ये इलेक्ट्रिक करंट इंडक्टर में जाती है। भाई इंडक्टर किसकी चीज़ का बना हुआ है? कंडक्टर का। तो कोई भी कंडक्टर हो उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, कोई भी कंडक्टर के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जाएगा और यहाँ पे उसके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो वो क्या कर लेगा? एक हीट एनर्जी बना लेगा। I²RT के हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है। जूल हीटिंग लॉ में आपने स्टडी किया हुआ था कि भाई कोई भी इंडक्टर है, इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाएंगे तो वो हीटअप होने लगता है। हीटअप होने लगने का मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो थोड़ी एनर्जी एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चला या? ओके। तो इसलिए उसका जो ऑक्सीलेशन मीन्स जो हमारा पोटेंशियल था और इलेक्ट्रिक करंट का जो एम्पलीट्यूड था, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली क्या होके गया? डिक्रीज होके गया। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि हमारा एक बेसिक हमने वेव में एक इक्वेशन हमने स्टडी किया था 11th में कि भाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाती है। तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होने का क्या मीनिंग हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मीन्स के उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, बट इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिक्रीज नहीं हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोई कंज्यूम नहीं कर लेता है, ठीक है। वो ओनली फॉर क्या हो जाता है? उसका एम्पलीट्यूड, उसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। वो क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि कंडक्टर के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगी। तो I²R के वाली इक्वेशन से हमको मालूम पड़ती है कि भाई इतनी एनर्जी उसकी एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ, एनर्जी इज लॉस्ट when current is passed through conductor of inductor। तो इंडक्टर एक कंडक्टर का बना हुआ होता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ सर्टेन रेजिस्टेंस, उसके पास थोड़ी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, सर्टेन रेजिस्टेंस है उसके पास। सो दैट उसका इक्वेशन एनर्जी I²R जितनी लॉस्ट हो जाती है। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसके इतनी एनर्जी हमको चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वापिस ए वाली सर्किट को देखिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करने के लिए तो फर्स्ट वाली सर्किट में हमने क्या लगा दिया था? बैटरी लगा दिया था। तो थोड़े थोड़े इंटरवल टाइम पे हमको यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो ए वाली सर्किट को हम क्या बोलते हैं कि पर बीच में हम क्या लगा देंगे? ट्रांजिस्टर लगा देंगे। तो ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या होता है? वो ट्रांजिस्टर के बारे में हम एक सेमीकंडक्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें वापस हम LC ऑक्सीलेशन सर्किट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होती है कि भाई थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद हम यहाँ से बैटरी लगा देते, तो बैटरी में वापस क्या हो जाएगी? यहाँ पे उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी बैटरी लगाने से। तो कैपेसिटी की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। कैपेसिटी की एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। देन आफ्टर मैग्नेटिक की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो ऑक्सीलेशन यहाँ पे डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज नहीं होगा। क्या आया? वो डिक्रीज नहीं होगा तो उसका ग्राफ कैसे मिलेगा हमको? उसका ग्राफ मिलेगा हमको अनडैम। यहाँ पे डैम हो रहा है बट इसमें डैम नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे अनडैम। उसका ग्राफ कंटिन्यूसली हमको मिलता है, उसका एम्पलीट्यूड डैम नहीं होता, ठीक है। ओके, ऐसे उसका ऑक्सीलेशन हमको मिलता है, तो हम बोलते हैं अनडैम्प ऑक्सीलेशन। ओके, ठीक है, दिस इज द अनडैम्प ऑक्सीलेशन। ओके, तो ध्यान आप हमको स्टडी करना कि भाई उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन क्या है? देखिए कि भाई LC ऑक्सीलेशन सर्किट में हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास एक इंडक्टर था,
देन आपने हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे हमने एंटेना लगा दिया, एंटेना एल और सी। तो पहले देखिए कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आएगी, मीन्स के इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये वाला एंटेना पे, एंटेना का मीनिंग क्या है कि आप सिंपल एक कंडक्टर समझिए। तो यहाँ पे वापस पहले उसके पास चार्ज था नेगेटिव, देन पर उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके पास मीन्स चार्ज हो गया जीरो, तो यहाँ पे भी चार्ज हो जाती है जीरो, तो करंट मीन्स के ऐसे फ्लो, करंट ऐसे फ्लो होगी ना। देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आई तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, देन आफ्टर वापस क्या हो जाती है जीरो, देन आफ्टर वापस नेगेटिव। ये वाला केस देखिए, ये वाला केस इसमें आपको मालूम पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पहले कितना पोटेंशियल आया, नेगेटिव, देन आफ्टर ए वाली केस में कितना है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई चार्ज ही अवेलेबल नहीं है, तो जीरो आया। देन आपने यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। देन आपने यहाँ पे कितना है, जीरो, तो वापस यहाँ पे जीरो। देन आपने यहाँ पे कितना है, नेगेटिव। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कंटिन्यूसली यहाँ पे करंट मीन्स के इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है जो जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो ये क्या करती है, कंटिन्यूसली ऑक्सीलेशन करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इज कंटिन्यूसली ऑक्सीलेशन, तो कंटिन्यूसली ऑक्सीलेशन करेगा तो इसमें से क्या जनरेट होगी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाती है। ओके, तो इसका यूज़ क्या हम करेंगे, उसका यूज़ हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, टीवी में हम यूज़ करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में हम उसको यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम क्यों यूज़ करते हैं कि भाई कम्युनिकेशन सिस्टम में एक वेव ट्रैवल होती है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारा जो डेटा है, हमारा जो सिग्नल है, उसको हम कैरी कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती है, एलसी मीन्स के एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में से जनरेट होती है। क्यों, क्योंकि एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट इज प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी, वो एक हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। क्यों हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंटिन्यूसली ऑक्सीलेशन। हम हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें हम ये स्टडी करने वाला है कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में से जनरेट होती है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेशन करेगा तो ऑक्सीलेशन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेशन कर रही है तो इसमें से एक एंटेना में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी। चला या, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, हमारा जो डेटा है वो डेटा को स्टोरेज कर लेगी और वो ट्रैवल करेगी। जैसे कि हमारी फ़ोन की क्वांटिटी बचती है, बट हमने कोई मीन्स के वो जो वेव ट्रैवल होती है वो एक एटमॉस्फेयर में से ट्रैवल होके ही आती है। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल होके आई तो वो एक डेटा लेके आई। ठीक है, वो क्या लेके आई, एक डेटा लेके आई और हमारी फ़ोन में आई, और जहाँ पे हमने फ़ोन को रिसीव किया और सामने वाला जो बोलता है हमको वो सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि उसका जो आवाज़ है वो आवाज़ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रैवल होके आती है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रैवल होके आती है। ठीक है, ओके, तो ये वाली फिनोमिना आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई है। देन पर दूसरी एप्लीकेशन आप क्या मान लेंगे, टैंक सर्किट के बारे में। टैंक सर्किट, तो टैंक सर्किट का क्या मीनिंग होता है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, F = 1/2π√LC। ठीक है, ये डिवाइड में आएगा √LC। ओके, तो इसमें हम L और C की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके, हम कोई भी वैल्यू को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू यहाँ से बना सकते हैं। तो हमारे पास इसका हम कोई भी हमारे पास सर्किट है, हमको जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी हम बना सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, टैंक सर्किट बोल सकते हैं। देन अपने दूसरा फिनोमिना देखिए, ये कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने कौन सा सोर्स लगाया हुआ था, डीसी सोर्स लगाया हुआ था। बट हमको यहाँ पे कैसा क्या मिला, देखिए मैंने यहाँ से कंडक्टिंग वायर को लगाया और यहाँ से मैंने कंडक्टिंग वायर को लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक लोड लगा दिया। तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई एक बार देखिए मैंने एक केबल को यहाँ पे लगाया है ना, तो पहली बार क्या होगा कि भाई यहाँ पे करंट आ रही थी नेगेटिव, इसके पोटेंशियल हमको मिल रहा था नेगेटिव, देन आपने जीरो, देन आपने पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। तो ये क्या हो रही है, मैंने कौन सा सोर्स दे रखा था, डीसी सोर्स। बट यहाँ पे तो क्या हमका ना पोटेंशियल मीन्स के वेरिएबल है, ये पोटेंशियल वेरिएबल है। तो हमको यहाँ पे कौन सा सोर्स मिलता है, एसी सोर्स मिलता है। हमने क्या लगाया था, डीसी सोर्स। ओके, हमारी घर में जो इन्वर्टर लगाए हुए हैं, ठीक है, हमारी घर में जो पावर जाती है तो एक इन्वर्टर में से एक इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोवाइड हो जाती है। तो इन्वर्टर में क्या होती है, हमने देखा कि भाई बहुत लंबी से एक मोटी एक बैटरी होती है।
ये जो बैटरी है तो बैटरी कौन सी एनर्जी बनाती है, डीसी एनर्जी बना देते हैं, बट बीच में हम क्या लगा देते हैं, इन्वर्टर। जो इन्वर्टर लगा देते हैं क्योंकि हमारे जो घर में जो सभी इक्विपमेंट है वो एसी सोर्स से चलता है और हमारे पास एसी सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने बीच में क्या लगा दिया, एक एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट। तो एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट क्या करती है, डीसी करंट को एक एसी करंट में कन्वर्ट कर देती है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर विच कन्वर्ट डीसी टू एसी। देखिए मैंने यहाँ पे डीसी सोर्स अप्लाई किया बट हमको आउटपुट क्या मिल रही है, एसी सोर्स आउटपुट मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गई एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट। देखिए मैं आपको वापस एक बार मैं समझाता हूँ। देखिए कि यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे इंडक्टर था। पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी थी, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में इसके टूवर्ड्स जाएगा, नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी बट इंडक्टर पूरे के पूरा इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जीरो। तो सेकंड वाली स्टेप में इलेक्ट्रिक करंट में इसके अपोज तो करेगी बट तो भी ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास आउट होगी। पहले वाली इंस्टेंस में वो अपोज करती है और थोड़े टाइम के बाद ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास आउट होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली उसको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ओके। तो कंटिन्यूसली एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रिक करंट तो पास आउट हुई बट उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बना देती है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, उसका अपोज करती है और यहाँ पे करंट देना पर करंट हो जाती है जीरो। क्यों करंट हो जाती है जीरो, क्योंकि कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज। ये जो करंट जीरो हो जाती है बट ये इसके ऐसा नहीं चाहती है, वो करंट को जीरो होना नहीं चाहती है, तो उसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। देन आफ्टर उसके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो वापस कन्वर्ट हो गई एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। तो ऐसा कंडीशनली चलता ही रहेगा और उसका मैंने यहाँ पे सभी का ग्राफ ड्रॉ किया, इंडिविजुअल क्वांटिटी का, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। और इसमें हमने स्टडी किया कि हमारी मैग्नेटिक एनर्जी वन साइकिल में 2 बार चेंज होती है, तो उसका ऑक्सीलेशन 2 बार होती है। ये जो ऑक्सीलेशन होता है तो किसका ऑक्सीलेशन होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑक्सीलेशन होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑक्सीलेशन होने से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। यह है उसकी एप्लीकेशन। उसकी एप्लीकेशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करना, टैंक सर्किट और इन्वर्टर में क्या होती है, डीसी टू एसी कन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्टर में क्या यूज़ होती है, हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करती है, ठीक है, ओके।